गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं शेख दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम वहां से बात फिर से शुरू करेंगे जहां पर पिछली क्लास में हमने बात को छोड़ा था, उसी के आगे की बात आज हम शुरू करेंगे। और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने जो अर्थव्यवस्था का विभाजन किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज किया था, वो किस बेस पर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की भूमिका के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हम अर्थव्यवस्था को किस आधार पर बांटेंगे? हम बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर। और इस आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने आसानी से समझने के लिए इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया है, क्योंकि इन दोनों की विशेषता लगभग एक जैसी होती है। तो मैंने 2 कॉलम में डिवाइड किया है। पहले कॉलम में मैंने बेस दिया हुआ है और ये मैंने पहले से लिख लिया, और इस कॉलम में हम इन दोनों इकोनॉमीज में या तीनों इकोनॉमीज में अंतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला कॉलम जो है ये डेवलप्ड इकोनॉमी का है, और जो दूसरा कॉलम है इसमें मैंने अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज को रखा है, यानी अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए ये कॉलम है और विकसित देशों के लिए ये कॉलम है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका के लिए ये कॉलम है और भारत जैसे देशों के लिए ये कॉलम है। ठीक है, तो अब हम जो अंतर करेंगे वो कुछ बेस के आधार पर करेंगे, और वो बेस मैंने पहले से लिख रखे हैं। तो अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है? किसी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो आय होती है एक वर्ष की, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम, जैसे मैं कहूं डेवलप्ड इकोनॉमी या विकसित अर्थव्यवस्था, आप तुरंत अपने दिमाग में अमेरिका लाइएगा। मैं लिख भी दे रहा हूं छोटा सा अमेरिका। ठीक है, और जैसे मैं कहता हूं अंडर डेवलप्ड तो नहीं कहेंगे, अंडर डेवलप्ड का एग्जांपल ले सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आप अपने दिमाग में लाइएगा इंडिया। और अंडर डेवलप्ड में आप अफ्रीकन कोई भी कंट्री ले सकते हैं, चाहे वो युगांडा हो या और भी आप इथोपिया वगैरह को ले सकते हैं। तो अब देखना होगा इन दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे। अगर मैं बात करता हूं पर कैपिटा इनकम की, प्रति व्यक्ति आय की, तो अमेरिका जैसे देशों में या विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी या कम होगी? तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम वही डेवलपिंग कंट्री या इंडिया जैसे देशों की बात करें तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना। अब हम दूसरे बेस पर आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्री डेवलपमेंट। औद्योगिक विकसित उद्योग होंगे या नहीं होंगे, यानी उद्योग जो होंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, वो डेवलप्ड होगा या नहीं होगा? तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होगा? उद्योग विकसित अवस्था में होंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहां हम देखते हैं उद्योग या इंडस्ट्री इतनी अच्छी कंडीशन में या विकसित अवस्था में नहीं है। तीसरी हम बात करें अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक की, तो अगर हम बात करें अमेरिका के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन अगर हम डेवलपिंग कंट्री या इंडिया की बात करें तो यहां पर क्या होगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव होगा, यानी अमेरिका जैसी आधुनिक तकनीकी का अभाव होगा। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन कैपिटल की, यानी मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है? किसी देश में रहने वाले वो लोग जो क्या हो, एक तो स्किलफुल हो, शिक्षित हो, ताकि वो किसी प्रोडक्टिव एरियाज में काम कर सके, यानी वो नागरिक या वो व्यक्ति जो क्या हो, स्किलफुल हो, शिक्षित हो, जिससे वो क्या हो, आसानी से प्रोडक्शन कर सके, वो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई स्किल नहीं है और शिक्षित नहीं है, तो वो क्या होगा? वो ह्यूमन कैपिटल में शामिल नहीं होगा। तो ह्यूमन कैपिटल अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में ज्यादा लोग शिक्षित होंगे और स्किलफुल होंगे, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगी, या हम कह सकते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगी। वहीं अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमी में आए तो यहां पर शिक्षित और स्किलफुल जो भी लोग हैं, जिनके पास स्किल है और जो एजुकेटेड हैं, वो कम होंगे। उसके बाद अगर हम देखें पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो अगर हम बात करें कि गरीबी और बेरोजगारी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कम होगी या ज्यादा होगी, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कम होगी। वहीं पर हम देखें अगर अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्या होगी? ज्यादा होगी गरीबी और बेरोजगारी। इसी तरह अगर हम देखें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर ज्यादा होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि कहां ज्यादा हो रही होगी? क्या कभी आपने सुना है किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है? नहीं। तो अमेरिका जैसे देशों में क्या है, या वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेवलप्ड हैं वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। लेकिन अल्प विकसित या विकासशील देशों में आप देखोगे कि जनसंख्या
धड़ल्ले से बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर अंतर क्या हुआ कि जो विकसित देश होते हैं उनकी जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है कम होती है, लेकिन अल्प विकसित या विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी जो शिक्षा या स्वास्थ्य की संरचना होगी वो यहाँ पर विकसित देशों में क्या होगी, बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल होंगे और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी होंगी, जगह जगह पर हॉस्पिटल होंगे। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था विकासशील या लीस्ट डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होगी? नहीं होगी। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें यानी कृषि, तो क्या जो विकसित देश होते हैं उसमें ज्यादा लोग कृषि पर आश्रित होते हैं या विकासशील या अल्प विकसित देशों में लोग ज्यादा आश्रित होते हैं? तो जो विकसित देशों के लोग होते हैं वहां पर लोग सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में ज्यादा आश्रित होते हैं, इसलिए कृषि में लगे लोग कम होते हैं। लेकिन अगर हम इन दो पैमानों की बात करें, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज यानी अल्प विकसित और विकासशील देशों में, तो यहां पर कृषि में बहुत ज्यादा लोग लगे रहते हैं, यानी कृषि में बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम में, तो विकसित देशों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, विकासशील देशों की पर कैपिटा इनकम कम होती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, यानी उद्योग किस अवस्था में है, तो विकसित देशों में विकसित अवस्था में होंगे और अल्प विकसित और विकासशील देशों में कम विकसित अवस्था में होंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, आधुनिक तकनीक, तो विकसित देशों के पास आधुनिक तकनीकी होगी और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी के पास आधुनिक तकनीक नहीं होगी या उतनी बेहतर तकनीक नहीं होगी। ह्यूमन कैपिटल यानी स्किलफुल और एजुकेटेड वर्कर्स क्या होगा, विकसित देशों के पास ह्यूमन कैपिटल होगी और अल्प विकसित या विकासशील देशों के पास ह्यूमन कैपिटल पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। अगर हम बात करें गरीबी और बेरोजगारी की, तो विकसित देशों में गरीबी और बेरोजगारी कम होगी और विकासशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों में कम होगी, विकासशील देशों में ज्यादा होगी। एजुकेशन और हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर बेहतर होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। कृषि में ज्यादा लोग किधर संलग्न होंगे, कृषि ज्यादा विकसित देश कर रहे होंगे, विकसित देश के लोग कर रहे होंगे या अल्प विकसित या विकासशील देशों के लोग, तो यहाँ पर लोग कृषि में कम शामिल होते हैं और यहाँ के लोग ज्यादा शामिल होते हैं। तो ये हमने पूरा समझ लिया किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, की विकसित अर्थव्यवस्था और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। इसका एक और अंतर किया जाता है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो परिभाषा सुझाई गई है उसके आधार पर, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो फैक्चुअल हो जाता है कि आप अगर इतने डॉलर कमा रहे हो तो आपके ज्यादातर नागरिक अगर इतने डॉलर कमा रहे हैं तो आप विकसित हो या अल्प विकसित हो या विकासशील हो, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। हमने एकदम बेसिक समझा है जिससे आपकी एक समझ विकसित होगी कि अंतर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम दूसरे बेस पर देखेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, कि और हम अर्थव्यवस्था का कैसे विभाजन कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, अब हम किस बेस पर करेंगे डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट रोल ऑफ डिफरेंट, एक मिनट, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, अर्थव्यवस्था का विभाजन, भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। यानी अब हम किस बेस पर डिवीजन करेंगे, अब हम डिवीजन करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, यानी विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। तो अगर हम इस आधार पर इकोनॉमी का डिवीजन करें या क्लासिफिकेशन करें, तो इस आधार पर हम इकोनॉमी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले आधार को हम कह सकते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी,
इकोनॉमी, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इकोनॉमी। और अगर हम तीसरी बात करें तो हम इसको कह सकते हैं सर्विस इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी। तो अब हम समझेंगे, हिंदी में भी लिख लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे कृषि अर्थव्यवस्था, इसको हम कहेंगे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और इसको हम कहेंगे सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। तो अब हम अंतर करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें अंतर कैसे किया जा सकता है और ये तीनों कैसी होती हैं। तो हम किस आधार पर इस बार क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर। हमने बताया था, हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड क्षेत्र होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, और जो एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया उसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो अब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हम वो बात पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। यहाँ पर हम इन तीनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात शुरू करते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी से, तो एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर्स में, मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है और अलाइड सेक्टर का मतलब होता है जो कृषि से संबद्ध क्षेत्र होते हैं, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, तो वो मतलब हुआ। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना हो, किसी भी देश की जीडीपी में, जीडीपी क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, जीडीपी में मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर किसी भी देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर्स का जो है कंट्रीब्यूशन कितना हो, 50% और मोर, 50% हो या 50% से ज़्यादा हो। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से आप ध्यान से सुनिए, अगर किसी देश की जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्रों का योगदान, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें योगदान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों या सहायक क्षेत्रों का योगदान 50% या उससे अधिक हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो कि एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर में जो लोग हों लाइवलीहुड के लिए, ये एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर जो है ये 50% और मोर, यानी ये जो एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, ये 50% या उससे अधिक लोगों की आजीविका के लिए यानी रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भरता हो। दो चीजें मैं बोल रहा हूं, दोनों चीजें ध्यान से सुनिए। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी भी देश की जीडीपी में, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और हम फिर देखेंगे जीडीपी का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी आसान शब्दों में ये समझिए, मैं दो कंडीशंस कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी देश की जीडीपी में यदि एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना हो, कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों, सहायक क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन 50% हो या उससे ज़्यादा हो, पहली कंडीशन। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इसी एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर पर लोग आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए निर्भर हो, कितने, 50% या उससे ज़्यादा लोग। तो हम क्या कहेंगे कि वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी या कृषि अर्थव्यवस्था है। और अगर हम इसका एग्जाम्पल समझने का काम करें तो अगर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल कौन है, तो इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत कब था, स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत क्या था, भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि 50% से अधिक योगदान, 50% या उससे अधिक योगदान जीडीपी में कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों का था। दूसरा, कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में 50% से उससे अधिक लोग आजीविका के लिए लगे हुए थे। तो पहली ये हो गया।
अब अगर हम दूसरी बात करें, हम क्या बात करेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो हम अगर बात करें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, तो यहाँ भी हम अगर 2 पॉइंट में कहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी देश में अगर इंडस्ट्री सेक्टर जो आपका है, आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है, अगर इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, वो सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। अगर इंडस्ट्री सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हो, 50% या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, या मैं कह रहा हूँ कि किसी भी देश की जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का 50% और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यही इंडस्ट्री सेक्टर लोगों की निर्भरता हो किसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए कितने लोग निर्भर हों, उसी देश के 50% और उससे ज़्यादा लोग औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए अगर आश्रित होंगे, तो हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर। सेम कंडीशन है। पहली बात तो जीडीपी में 50% या उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन या योगदान हो, ठीक है। दूसरी बात क्या हो, इंडस्ट्री सेक्टर एक तो जीडीपी में 50% या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, बस ये याद रखिएगा। दूसरी बात, आजीविका के लिए लोग 50% या उससे ज़्यादा मात्रा में किस उद्योग क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में निर्भर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, औद्योगिक इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें, कि हम देखें कि इसका एग्जाम्पल कौन था, तो हम इसके एग्जाम्पल में चाइना को ले सकते हैं। आप चाइना को प्रेजेंट में देखिए तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन कौन मैनेज कर रहा है, चाइना। सभी जगह कहाँ की गुड्स एंड खासकर गुड्स कहाँ की एक्सपोर्ट होती हैं, चाइना की। तो चाइना क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। अब वैसे ही अगर हम बात कर दें सर्विस इकोनॉमी की और हम समझने का प्रयास करें सर्विस इकोनॉमी क्या होता है, तो हम कहें, अगर सेम कंडीशन में कहूँ, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का जो भी कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या होगा, पहली चीज़ कि जीडीपी में सेम कंडीशन 50% और इससे अधिक का कंट्रीब्यूशन हो, किसका, अगर जीडीपी में 50% या उससे अधिक का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, प्लस सर्विस सेक्टर में ही लोग आजीविका के लिए निर्भर हों, और कितनी मात्रा में, 50% या उससे ज़्यादा। दो कंडीशन यहाँ भी सेम वही आ रही हैं कि यदि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या उससे अधिक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि 50% या उससे अधिक लोग आजीविका के लिए सर्विस सेक्टर पर अगर आश्रित हैं, और सर्विस सेक्टर इतने लोगों को काम दे रहा है, आजीविका प्रदान कर रहा है, तो उस देश की इकोनॉमी को हम क्या मानेंगे, सर्विस इकोनॉमी। और अगर इसका हम एग्जाम्पल लें प्रेजेंट सिनारियो में, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, तो हम किसको रख सकते हैं, हम रख सकते हैं अमेरिका, जापान एसेट्रा, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। अब हम लास्ट जो ये चैप्टर की लास्ट बात है वो समझने का प्रयास करेंगे, एक आधार पर हम और विभाजन करने की कोशिश करेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर विभाजन करें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस इकोनॉमी। तीनों के लिए सेम कंडीशन है कि अगर किसी भी देश की जीडीपी में 50% या उससे अधिक योगदान किसका हो, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स का हो, प्लस इतनी ही मात्रा में लोग लाइवलीहुड या आजीविका के लिए इस सेक्टर पर आश्रित हो, तो हम उसको एग्रेरियन इकोनॉमी बोलेंगे। और भारत स्वतंत्रता के समय जब आज़ाद हुआ था तो एक कृषि इकोनॉमी था या एग्रेरियन इकोनॉमी था। अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें सेम कंडीशन, सर्विस इकोनॉमी की बात करें सेम कंडीशन। तो ये हमने तीसरे आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया वो समझा, और अब हम चौथे आधार पर करेंगे। चौथे आधार पर हम करेंगे और ये क्लासिफिकेशन जो होगा वो लास्ट होगा इस चैप्टर का। on the basis of interrelationship with the rest of the world,
विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसको मैं हिंदी में लिखने का प्रयास करूँ तो मैं कह सकता हूँ शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर, शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों या संबंधों के आधार पर, शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। किस आधार पर? शेष विश्व के संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। और इस आधार पर भी हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहली अगर हम बात करेंगे तो पहला जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा? ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था। और आपको आज समझ में आएगा कि आखिर ये ओपन इकोनॉमी जो टर्म है उसका मतलब क्या हुआ। अगर हम दूसरा जो डिवीज़न करें उसको समझें तो क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था और इसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अक्सर आपने किताबों में ये पढ़ा होगा कि खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। आज मैं थोड़ा बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक कंट्री है X और दूसरी कंट्री है Y, ये कंट्री है X और ये कंट्री है Y। अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ठीक, यानी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार हो रहा है। यहाँ पर जो वस्तुओं, जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो जो एक्सेस में होती है उनको एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है, वाई कंट्री में। और जो वाई कंट्री में प्रोडक्शन होता है, जो अधिक मात्रा में अधिशेष होता है, सरप्लस होता है, उसको कहाँ पर बेचने के लिए भेजा जाता है, एक्स कंट्री में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से निवेश, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, यानी एक्स कंट्री से अगर इन्वेस्टमेंट वाई कंट्री से हो रहा है और वाई कंट्री से अगर इन्वेस्टमेंट एक्स कंट्री में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं या एक दूसरे पर आश्रित है। तो हम देख रहे हैं कि ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या निकल कर आया। अगर दो देशों के बीच, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या आया कि अगर दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो व्यापार है वो हो रहा है और एक दूसरे देश से मतलब एक देश से दूसरे देश में और दूसरे देश से पहले देश में निवेश हो रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि दोनों ओपन इकोनॉमी हैं। लेकिन अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें और फिर से दो गोले बनाएं और फिर से इसको एक्स कंट्री मान ले, इसको वाई कंट्री मान ले, और हम कहें कि इनके बीच जो ट्रेड है वो नहीं हो रहा है, यानी जो ट्रेड हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का वो नहीं हो रहा है, और दूसरी कंडीशन थी इन्वेस्टमेंट की, तो मैं कह रहा हूं कि इनके बीच इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इकोनॉमीज में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देशों ने अपने आप को बंद कर रखा है, ना वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और ना ही निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो अगर मैं कहूँ कि दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल इकोनॉमीज, दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं प्रेजेंट में वो सभी ओपन इकोनॉमी हैं, क्योंकि वो किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी वस्तु या सेवा के निर्यात या आयात के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर जरूर हैं। और अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें कि क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी है, तो प्रेजेंट में दुनिया की कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी होती हैं। ये क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये हमारा इसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर आगे पढ़ेंगे इसके, और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर पहला चैप्टर समझ में पूरा हो चुका है। उम्मीद है अगर आपने पूरा चैप्टर कवर किया है तो बहुत बेहतर ढंग से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको सारा चैप्टर, पहला चैप्टर अच्छे ढंग से इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, जो कि लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझते हैं लेकिन होता नहीं, अगर आपको फिर भी ये समझ में आया हो और मेरा प्रयास आपको लग रहा हो कि सही जा रहा है और कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।